Hello student, this is Sembala from Maharaja Gharshan School Isar. Today we are going to study Eco chapter 3 of class 10th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school be open. आज हम शुरू करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट। साख क्या होती है कि बैंकों द्वारा अपने पास जमा राशियों को मांग जमाओं के रूप में निर्मित करना साख कहलाता है। साख का मतलब होता है ऋण, यानी कि बैंक से जो है हम ऋण लेते हैं। साख की दो विभिन्न स्थितियां हैं, यानी कि ऋण से तात्पर्य क्या होता है, एक सहमति से, जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराता है और भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। इसको हम जो है कि किस तरह जो है कि साख जो है लिया हुआ अलग अलग इसकी दो स्थितियां कैसे बनती है, इसको हम उदाहरण के जरिए पढ़ेंगे। जैसे एक है स्थिति कि इसमें कि 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूतों की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार ले धन की अदायगी भी कर देता है। यानी कि साख की एक स्थिति तो ये है, जैसे कि अगर हम किसी से कर्ज लेते हैं और उसको अपनी जो है कोई भी व्यापार करने के लिए अगर हमें पूरा प्रॉफिट होता है तो हम जो है उस कर्ज को समय से उतार देते हैं और हमें लाभ भी होता है। दूसरी भूमिका साख की है कि जैसे स्वप्ना एक छोटी किसान है, 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है, इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के लिए खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां छिड़कती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है और उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। यानी कि साख की दूसरी स्थिति ऐसी भी होती है कि जैसे स्वप्ना जैसे कोई भी किसान है, कर्ज लेता है अपनी फसल उगाने के लिए, लेकिन फसल बर्बाद हो जाती है तो वो जो है कर्ज नहीं उतार पाता और फिर जो है दोबारा कर्ज जो है लेता है और फिर जो है उसका कर्ज नहीं चुका पाता, तो उसका कर्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह कर्ज जाल की स्थिति में पहुंच जाता है और अपनी जमीन तक उसे बेचनी पड़ती है। कर्ज जाल क्या होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें कर्जदार के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और उसकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है, तो इसे कर्ज जाल कहते हैं, जैसा कि स्वप्ना के साथ हुआ था। ऋण की शर्तें कि हर ऋण जो है समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। ब्याज दर, आवश्यक कागजात, समर्थक ऋण आधार इत्यादि ऋण की महत्वपूर्ण शर्तें मानी जाती हैं। अब आता है कि समर्थक ऋण आधार किसे कहते हैं। समर्थक ऋण आधार एक ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कर्जदार है और वह ऋण के लेने के लिए उस संपत्ति को गारंटी के रूप में रखता है। और वह समर्थक ऋण आधार चाहे जमीन के कागज हो, अपनी जमा पूंजी हो, पशु हो, भूमि हो, इमारत इत्यादि कोई भी जो है पैसों के बदले कोई चीज जो है गिरवी रख सकता है। सहकारी समितियों से ऋण, बैंकों के अलावा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत है सहकारी समितियां। यानी कि सहकारी समिति के सदस्य जो होते हैं अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्रित करती हैं, यानी कि गांव के लोगों को सहायता देने के लिए इकट्ठा करते हैं।
जैसे कृषक सहकारी समिति। कृषक सहकारी समिति जो है कृषि उपकरण खरीदने, खेती करने, कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने तथा अनेक प्रकार के खर्चों को चलाने के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्र में गांव के लोगों को ऋण उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट आता है कि भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख यानी कि विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है औपचारिक क्षेत्र और एक होता है अनौपचारिक क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र में ये वो स्रोत होते हैं जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में कार्य करने वाले। इनमें है बैंक, सहकारी समितियां आदि जो है ऋण के औपचारिक स्रोत होते हैं। इनकी ब्याज दर जो है वो साहूकारों से या महाजनों से लिए गए कर्ज से तो जो ऋण से जो है ब्याज से कम होती है और इनकी ऋण वापसी की जो शर्तें होती हैं वो बहुत ही आसान होती है। लेकिन इन स्रोतों से ऋण लेने के लिए जो है व्यक्ति को बहुत लंबी कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। दूसरा होता है अनौपचारिक स्रोत। अनौपचारिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन पर किसी सरकारी संस्था का नियंत्रण नहीं होता। किसी जैसे मित्र, रिश्तेदार, साहूकार आदि ये जो है ऋण के अनौपचारिक स्रोत है। इनकी ब्याज दर जो है बहुत ज्यादा होती है और ये ऋणदाता की मर्जी के अनुसार चलती है और इनके ऋण वापसी की शर्तें भी जो है ऋणदाता की मर्जी के अनुसार होती है। यानी कि जो है जो देने वाला होता है वो अपनी मर्जी के हिसाब से चाहे कितना ही ज्यादा ब्याज ले और कोई भी शर्तें रखे उन पर उसे ऋण लेना पड़ता है। ये ऋण स्रोत जो है समर्थक ऋणाधार की मांग नहीं करते। यानी कि कुछ लोग जो है समर्थक ऋण आधार मांगते हैं, कुछ लोग नहीं मांगते तथा इन ऋण स्रोतों से ऋण लेने में अधिक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जैसे कि बैंक, सहकारी समितियों से लोन लेने के लिए जो है बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, जबकि मित्र, साहूकारों, महाजनों से अगर कोई उधार लेता है तो उसके लिए ज्यादा कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है ऋण की ऊंची लागत का क्या अर्थ है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कि कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा जो है वो ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए जो है इन कर्जदारों के पास अपने लिए बहुत ही कम आय बचती है और कुछ मामलों में तो जो है ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम जो है कर्जदार की आय से भी ज्यादा हो जाती है और इसके कारण जो है उसके ऊपर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसे कहते हैं ऋण की ऊंची लागत। इन सभी कारणों को देखते हुए जो है बैंक व सहकारी समितियों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को कर्ज देना चाहिए। सस्ते कर्ज से लोग जो है फसल उगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नया उद्योग लगा सकते हैं और इससे जो है क्योंकि सस्ता व सामर्थ्य अनुकूल कर्ज जो है देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा औपचारिक व अनौपचारिक साख किसे मिलता है। शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% जरूरतें जो है अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। यानी कि शहरों के अंदर जो गरीब परिवार है वो ज्यादातर कर्ज जो है अपने जान पहचान के लोगों से यानी कि जो है अनौपचारिक स्रोतों से पूरी करते हैं, बैंक आदि से नहीं। जबकि अमीर लोग जो है अपने परिवार की केवल 10% जो आवश्यकता ही अनौपचारिक स्रोत से पूरी करते हैं, बाकी 90% जो है औपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि अमीर परिवार जो है औपचारिक स्रोतों से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को ऋण लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह। ये स्वयं सहायता समूह क्या है कि गरीबों के लिए जो है स्वयं सहायता समूहों के संगठन के पीछे मूल विचार क्या रहा कि उन्हें महाजन व साहूकारों के कर्ज जाल से मुक्त कराया जा सके। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य है इसके सदस्यों को स्व रोजगार के अवसर पैदा कराना है। स्वयं सहायता समूहों की योजना जो है वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाओं के द्वारा कि महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी लगभग 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत जो है 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या इससे अधिक हो सकती है। यह
परिवारों की क्षमता पर निर्भर होता है कि कौन कितने पैसे बचा सकता है। इसके समूह के सदस्य जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन समूहों से ऋण ले सकते हैं। इन समूहों से ऋण लेने का ब्याज जो होता है वो साहूकार महाजनों के ब्याज से बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है हमारा एक टॉपिक आता है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। बैंक जो है कर्जदारों को कर्ज देने से पहले समर्थक ऋणाधार की मांग करते हैं और समर्थक ऋणाधार के रूप में वो बैंक, घर, दुकान, प्लॉट या सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनके विभाग के मुखिया से प्रमाण पत्र हासिल करते हैं। जो कर्जदार बैंक को समर्थक ऋणाधार देने में असमर्थ रहते हैं, बैंक उन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि ऐसे लोगों को कर्ज देने से जो है बैंक को अपना पैसा डूबने का डर बना रहता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।